तो चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक की ओर मूव ऑन करते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है आपका जेंडर इक्वालिटी। या लैंगिक समानता। ठीक है, ये क्वेश्चन भी हो सकता है। वैसे तो ज़्यादातर ये क्वेश्चन शॉर्ट में आता है, बट लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है। महिला आंदोलन करके इस तरह से विमेन मूवमेंट करके ये क्वेश्चन भी आपका इस तरह से लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है। तो लैंगिक समानता क्या है? ठीक है, जब हम लैंगिक समानता की बात करते हैं तो उससे पहले क्वेश्चन ये आता है माइंड में कि लैंगिक असमानता होगी तभी समानता की बात की जा रही है, राइट? तो सबसे पहले आप वही इंट्रोडक्शन लिखेंगे। इंट्रोडक्शन में लैंगिक समानता, तो लैंगिक समानता की किन किन आधारों पर बात की जा सकती है? इंट्रोडक्शन में आप लिख देंगे राजनीतिक, आर्थिक, शैक्षणिक, सामाजिक। ठीक है, इन आधारों पर क्या है? समाज में असमानता व्याप्त है। ठीक है, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, एजुकेशनल एंड सोशल इनइक्वालिटी इन द सोसाइटी। तो यहाँ पे जब हम लैंगिक असमानता की बात करते हैं, और ये लैंगिक असमानता या जेंडर इनइक्वालिटी कहाँ से इमर्जेंस होता है? इसका जो एक बेस है वो है पैट्रियार्की। इसका जो मूल कारण है इन सारी समानताओं का लैंगिकता के आधार पर, जेंडर के आधार पर, वो है आपका पैट्रियार्की। यानी कि पितृसत्ता। इतना कर देना आप। इंट्रोडक्शन में लिख दिया। इसके आधार पर समाज में देखा जा सकता है कि आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक और सांस्कृतिक आधार पर लैंगिक असमानता देखी जाती है, जेंडर इनइक्वालिटी देखी जाती है। और उसका आधार क्या है, उसका रीजन क्या है? पैट्रियार्की या पितृसत्ता। ठीक है, इसका ही रीजन है। फिर आप डेफिनेशन पर आ जाइएगा। तो डेफिनेशन में हम लिख सकते हैं, उमा चक्रवर्ती पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं, ये कहती हैं कि एक महिला ताउम्र एक मेल डोमिनेशन के प्रभाव में रहती है। जब वो उसका बचपना होता है तो वो अपने पिता के संरक्षण में पलती बढ़ती है। जब वो यौवन अवस्था में जाती है तो वो अपने पति के संरक्षण में पलती बढ़ती है। और जब वो वृद्धावस्था की अवस्था में जाती है तो तब क्या होता है? तब उसका जो बेटा है वो उसका संरक्षण करता है। तो इस तरह से उमा चक्रवर्ती कहती हैं कि जो एक महिला है ताउम्र अपने डिसीजन मेकिंग, अपने निर्णय नहीं ले पाती है, और एक तरह से वो पुरुष के संरक्षण में ही पलती बढ़ती चली जाती है। ठीक है, तो एक आप इस तरह से यहाँ पे डेफिनेशन दे सकते हैं। और इसके बाद अब शुरू करते हैं। आपको इस तरह से एग्जाम में लिख देना है पॉइंट्स। अगर आप फ्लो चार्ट बनाना चाहे ऐसे ही बना दीजिएगा। अब सबसे पहले हम इसके बाद डेफिनेशन के बाद पैट्रियार्की को डिस्कस करेंगे। पैट्रियार्की या पितृसत्ता क्या है? पितृसत्ता है ना, पैट्रियार्की। पितृसत्ता यानी कि पुरुषों का शासन। रूल बाय द मेल
members of the society और home, ठीक है, चाहे वो घर हो, चाहे पब्लिक प्लेस हो, और स्पेशली भारतीय समाज में ये पैट्रियार्की पूरी तरह से इम्प्लीमेंट होती है। हम देखते हैं चाहे वो पब्लिक प्लेस है, चाहे प्राइवेट स्फीयर है, ज़्यादा से ज़्यादा जो डिसीजन मेकिंग है, निर्णय लेने की जो एक पावर है, वो पुरुषों के हाथ में है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आप फोटो ले लीजिए इसके। अब इस पैट्रियार्की से होता क्या है? इस पैट्रियार्की से कौन कौन सी असमानता है इस पैट्रियार्की के आधार पर हम देखते हैं। सोशल, इकोनॉमिक, सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक असमानता, पॉलिटिकल, ये सारी असमानताएं दिखती है पितृसत्तात्मक समाज में, जहाँ पुरुषों का दबदबा है, जहाँ पुरुषों का बोलबाला है। ऐसे समाज में इन सारे ही क्षेत्रों में पुरुषों का डोमिनेशन दिखता है। ठीक, अब इस पुरुषों का डोमिनेशन जो समाज में दिख रहा है, वहां पे देखा जाता है कि समाज किस तरह से एक महिला को और एक पुरुष को ट्रीट करता है। ठीक, तो इसके बाद पैट्रियार्की में हम आगे एक और इस तरह से फ्लो चार्ट बना देंगे। इस पैट्रियार्की में जेंडर डिस्क्रिमिनेशन देखा जाता है। लैंगिक असमानता यहाँ पे दिखती है, और ये लैंगिक असमानता, मैं इस चार्ट को थोड़ा और अच्छे से बनाने की कोशिश करती हूँ ताकि इस फ्लो चार्ट के जरिए ही आप पूरी लैंगिक असमानता को समझ लें। जो समाज में जो आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक या राजनीतिक असमानता दिखती है, उसका जो आधार है वो है जेंडर। दूसरा, आप अब तक आपने इंट्रोडक्शन लिखा, डेफिनेशन लिखी, पैट्रियार्की को समझाया। अब ये आपका फोर्थ पॉइंट है, जेंडर और सेक्स में डिफरेंस क्या है। आप जो हिंदी में अपना आंसर लिखने वाले हैं अपना एग्जाम, उनको भी इस तरह से लिखना है, सेक्स एंड जेंडर। ज्यादा से ज्यादा आप कर सकते हैं तो आप इस तरह से लिख दीजिएगा देवनागरी में, जेंडर एंड सेक्स। ठीक है, बस इससे ज्यादा आपको इसका अनुवाद करने की जरूरत नहीं है, नहीं तो आप समझ नहीं पाएंगे आंसर। अब देखिए जेंडर, जेंडर क्या है? ये समाज द्वारा निर्मित किया गया है। कंस्ट्रक्टेड बाय द सोसाइटी। इसको समाज ने बनाया, जेंडर को ये बना बनाया नहीं आया है, समाज ने बनाया। जबकि सेक्स ये क्या है आपका? बायोलॉजिकल डिफरेंसेस। जो भी शारीरिक भिन्नताएं हैं एक पुरुष में, एक महिला में, ये बाय द नेचर है, गॉड ने आपको ऐसा बनाकर ही भेजा है। ठीक है, तो ये तो एक जनरलाइजेशन कर दिया गया है कि समाज में केवल दो ही सेक्स है भाई, एक मेल है और दूसरी फीमेल है।
अदर्स को अब तक अंडरमाइन कर दिया गया था, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो LGBTQ, लेस्बियन, गेज, बायसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर, ये जो बाकी अदर्स ग्रुप्स भी हैं, दीज ऑल आर दी पार्ट ऑफ द सोसाइटी। ये भी बायोलॉजिकल डिफरेंसेस का एक पार्ट है, ठीक है, केवल मेल और फीमेल ही नहीं है। लेकिन जब हम जेंडर और सेक्स की बात करते हैं तो थोड़ा सा एक्सटेंडेड फॉर्म में आप इन ग्रुप्स को भी ऐड कर सकते हैं। तो सेक्स किसके द्वारा निर्मित है? ये बाय दी नेचर है। प्रकृति, गॉड, खुदा, भगवान, उन्होंने मेल की बॉडी को कुछ अलग तरीके से बनाया है और फीमेल की बॉडी को कुछ अलग तरीके से बनाया है। दोनों के शरीर में जो डिफरेंस है वो अलग अलग है, ठीक है। बट जेंडर, व्हाट अबाउट द जेंडर? जेंडर भगवान ने नहीं बना के भेजा। जेंडर में कौन टॉप पे बैठेगा, कौन बॉटम में रहेगा, इसका निर्धारण समाज करता है। इसका निर्धारण आपका पिट्रियार्की करती है, पितृसत्तात्मक समाज करता है। और पितृसत्तात्मक समाज क्या डिसीजन करता है? कहता है कि भाई आपकी जो हायरार्की है, ये जो पद सोपान है, फर्स्ट पे बॉटम में कौन रहेगा? हायरार्की, ठीक है। इंग्लिश में जिनको एग्जाम लिखना है वो भी नोट करते चलिए। ये जो पद सोपान है, इसके टॉप पर कौन बैठेगा, इसका निर्धारण पितृसत्तात्मक समाज कर रहा है। तो वो सीधी सी बात है, वो मेल को बिठाएगा, ये सारी डिसीजन पावर मेल लेगा। महिलाएं क्या हैं? वीमेन बेचारी बॉटम में रहेंगी, इंफीरियर रहेंगी मेन से, ठीक है। मेन सुपीरियर है, विमेन इन सुपीरियर है, और वो इस तरह से समाज में अपने कर्तव्यों का निर्धारण करेंगी। तो मोस्ट ऑफ दी जो रिलीजियस टेक्स्ट है वो उसमें देखा जाए, जो महिलाओं के अधिकार या तो है ही नहीं या तो ना के बराबर है, या उनको सारी ज्यादा से ज्यादा कर्तव्य दे दिए गए हैं। बट ऑन द अदर हैंड पुरुषों को उनके पास ज्यादा से ज्यादा अधिकार है, चाहे प्रॉपर्टी का है, मैरिज का है, वो अपने पार्टनर को चूज कर सकते हैं, उनके पास प्रॉपर्टी का अधिकार है, अडॉप्शन का अधिकार है, बहुत सारे ऐसे राइट्स हैं, राइट। लेकिन ऐसा भी नहीं कहा जा सकता कि पुरुषों के सिर्फ और सिर्फ अधिकार है, कर्तव्य नहीं है। ये गलत होगा बोलना, क्योंकि पुरुषों को भी देखा जाए, अगर उनको अपनी वाइफ से वो अगर डाइवोर्स लेते हैं तो उनको मेंटेनेंस देंगे, वो उनके भरण पोषण करेंगे आफ्टर डाइवोर्स। ये एक तरह से धार्मिक अधिकार भी है। और संविधान, जो संविधान है आर्टिकल 14, ये भी ये बात करता है कि किस तरह से आफ्टर डाइवोर्स अगर महिला को उसका आर्थिक समानता नहीं मिलती है तो इस तरह से आफ्टर डाइवोर्स मेंटेनेंस राइट के थ्रू उसको आर्थिक समानता, उसके भरण पोषण का अधिकार पुरुष का होगा। अब पुरुष केवल फीमेल का ही नहीं है, अपनी वाइफ के भरण पोषण का अधिकार ही नहीं रखता, अपनी जो मदर हैं, फादर हैं, बच्चे हैं, वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी पुरुषों के ऊपर होती है। अगर ये बोला जाए कि हाँ कि भाई उनके सिर्फ अधिकार है, कर्तव्य नहीं है, तो गलत होगा। लेकिन हाँ, ये बोल सकते हैं कि पुरुषों को एक डिसीजन मेकिंग पावर या उनका जो डोमिनेशन है वो बहुत ज़्यादा है महिलाओं के कंपैरिजन में। और महिलाओं के अधिकार एक तरह से देखे जाए है तो है, थोड़े बहुत हैं, वो भी बहुत कम है, ना के बराबर है, सभी धर्मों में हम देख सकते हैं, ठीक है। तो आप ये पूरा एक फ्लो चार्ट बना के इसको इस तरह से दिखा सकते हैं। अब ये जो जेंडर इनइक्वालिटी है, ये तो बात हो गई। अब ये जेंडर इनइक्वालिटी हम किस किस क्षेत्र में देखते हैं, अब वो नेक्स्ट मूव करेंगे। तब तक आप इसकी पिक्चर ले लीजिए। चलिए अब थोड़ा सा जेंडर को और डिफाइन करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट 5th है जेंडर इनइक्वालिटी। जेंडर इनइक्वालिटी कहाँ कहाँ हमको दिखती है? तो देखा जाए तो 2 स्पेस होते हैं। एक होता है आपका
पब्लिक स्फीयर या सार्वजनिक क्षेत्र। दूसरा है आपका प्राइवेट स्फीयर। या निजी क्षेत्र। ठीक है, तो हम जो जेंडर या लैंगिक असमानता है, जेंडर इनक्वालिटी है, वो हम पब्लिक स्फीयर में देखते हैं और प्राइवेट स्फीयर में देखते हैं। तो पब्लिक स्फीयर हमारे कौन कौन से हो सकते हैं? आपका घर हो गया, नहीं सॉरी घर नहीं, आपका स्कूल है, हाँ, कॉलेज है, कॉलेजेस हैं, रेस्टोरेंट्स हो गए, बस स्टैंड हो गया, एंड पार्लियामेंट। ये क्या है? सारे पब्लिक स्फीयर है। हाँ, घर में तो नहीं हो, स्कूल में हो, घर में नहीं हो, स्कूल में हो, कॉलेज में हो, घर में नहीं बैठे भाई, बाहर हो, कॉलेज में, रेस्टोरेंट है, बस स्टैंड है, पार्लियामेंट है। इसको हम एक तरह से राजनीतिक क्षेत्र भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो जो भी पब्लिक स्फीयर है, यहाँ पे एक किसका डोमिनेशन होगा, किसका प्रभुत्व होगा, यहाँ पे पुरुषों का प्रभुत्व होगा। हाँ, तो आप देखते होंगे कि अगर आप 12 बजे या घर से रात को 8 या 9, 10 बजे भी निकल जाए तो फीमेल की जो पॉपुलेशन है वो धीरे धीरे कम होने लगती है। इवन कि दिन में भी उतनी नहीं होती, लेकिन रात को बिल्कुल फीमेल नहीं दिखेंगी। तो सीधा सीधा बोल सकते हैं कि जो भी ये पब्लिक स्फीयर्स हैं, सार्वजनिक क्षेत्र हैं, वहाँ पे पुरुषों का डोमिनेशन है। महिलाएं आपको बहुत कम दिखेगी, चाहे वो स्कूल हो, कॉलेजेस हो। हाँ, जो फीमेल का जो एक रेशियो है, परसेंटेज है, जो पुरुष है उनके कंपैरिजन में बहुत कम हो जाती है जैसे वो सार्वजनिक क्षेत्र में एंटर करती हैं। लेकिन प्राइवेट स्फीयर माना जाता है, और ये किसका है? ये माना जाता है यहाँ पे ये इसमें मेन का डोमिनेशन होता है, ये मेन के लिए बना है। और ये प्राइवेट स्फीयर किसके लिए बना है? वीमेन के लिए। ठीक है, कि जो महिलाएं हैं वो घर में क्या करेंगी, और इसका कौन सा क्षेत्र होगा? होम, घर। महिलाएं घर में रहेंगी और पुरुष बाहर रहेंगे। पुरुष बाहर रहेंगे तो क्या करेंगे? पुरुष बाहर जाके जो भी जीवन यापन है उसके लिए अर्न करेंगे। हाँ, कमाएंगे, बाहर जाएंगे, अर्न करेंगे। बट महिलाएं घर पे रहकर घर का काम करेंगी। इस काम के बदले पुरुषों को क्या मिलेगा? अगर वो स्कूल में जाके पढ़ा रहे हैं, बस चला रहे हैं, पार्लियामेंट में बैठे हैं, डिसीजन मेकिंग प्रक्रिया में भाग ले रहे हैं, सबकी एक ना एक कुछ ना कुछ सैलरी होगी पुरुषों की। ठीक है, उनको वो एक तरह से सम्मान दिया जाएगा, या उनके जो भी काम है उनको एक्नॉलेज किया जाएगा। बट अगर फीमेल काम कर रही है घर में, झाड़ू पोछा, बर्तन, बच्चे पालना, बड़े बुजुर्गों की सेवा करना, बहुत अथाह काम है, उनका कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं है, और ना ही उनको सैलरी दी जाएगी। और क्या बोला जाएगा? ये तो आपका कर्तव्य है, आपको करना ही चाहिए। देखिए, यहाँ पे ये भी काम कर रहे हैं, ये भी मशक्कत कर रहे हैं, लेकिन एटलीस्ट उनको सैलरी तो मिल रही है, उनको इज्जत तो मिल रही है, वो रिस्पेक्ट तो मिल रहा है समाज में। लेकिन महिलाएं वही सुबह 5 या 4 बजे से उठ के रात को 12 बजे तक बच्चे पालने से लेकर, सबकी देखभाल करने से लेकर, खाना बनाना, झाड़ू पोछा, बर्तन, एवरीथिंग वो कर रही हैं, लेकिन उनके काम को एक्नॉलेज ही नहीं किया जा रहा है। आप घर बैठ के करते ही क्या है? ठीक है, तो ऐसे जो टॉन्ट्स हैं वो सोसाइटी की तरफ से मिलते हैं, फैमिली मेंबर्स की तरफ से मिलते हैं, तो और इस काम का उनको पैसा भी नहीं दिया जा रहा। तो आप बोल सकते हैं ड्यूटी ये भी निभा रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी ये भी निभा रहे हैं, लेकिन एक्नॉलेजमेंट तो हो रहा है, पैसे तो मिल रहे हैं, सैलरी तो मिल रही है, समाज में वो सम्मान तो है। लेकिन यहाँ पे सब कुछ करने के बाद भी इनका सम्मान नहीं है, उनको सैलरी नहीं दी जा रही है। तो एक तरह से महिलाएं क्या है?
आर्थिक रूप से पुरुषों पर निर्भर हो चुकी हैं। और आर्थिक रूप से अगर महिलाएं पुरुषों के ऊपर निर्भर हो जाएंगी तो क्या होगा, वो अपने डिसीजन मेकिंग पावर नहीं ले सकती हैं, चाहे वो राजनीतिक ही क्षेत्र क्यों ना हो, चाहे आपका शैक्षणिक क्षेत्र हो, हर कोई, चाहे एजुकेशनल हो, पॉलिटिकल हो, किसी भी क्षेत्र में वो इतनी कॉन्फिडेंट नहीं होंगी कि वो कोई डिसीजन मेकिंग ले पाएंगी, राइट। तो हम इस तरह से इन पार्ट्स, इस तरह से इन चीज़ों को पब्लिक और प्राइवेट में स्फीयर में आप इसको बांटिएगा और फिर अपने एग्जाम में इस चीज़ों को लिखिएगा। तो यहाँ पे कोई सैलरी नहीं दी जाती भाई, सैलरी तो मिलती है नहीं इस काम की इनको, और यहाँ पे इनको जो है जो भी सैलरी है वो दी जा रही है। तो ये पब्लिक और जो जेंडर इक्वालिटी जो हम देखते हैं, तो ये मैन और वीमेन के सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र में ये जेंडर इनक्वालिटी को देखा जा सकता है। एक बार आप पिक्चर ले लीजिएगा।